देखिए, पारा चिनार का मसला इस वक्त जो है सबसे पहले इसे ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे देखना चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक के उन्वान से देखना चाहिए। इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान ने जिन कन्वेंशन को साइन किया हुआ है उसमें कलेक्टिव पनिशमेंट वार क्राइम्स में है, और कलेक्टिव पनिशमेंट हमें नजर आती है जैसे वो गजा के अंदर थी, यही कलेक्टिव पनिशमेंट हमें जो है वो कुरम के अंदर नजर आती है, बिलखुसूस पारा चिनार के इलाके में। कलेक्टिव पनिशमेंट ये है कि आप किसी के जुर्म की सजा अगर कोई है तो सजा किसको दे रहे हैं? औरतों को, बच्चों को, इनोसेंट लोगों को, मरीजों को। ये वार क्राइम्स में आता है, नंबर एक। नंबर दो, इस सारे कजिए के अंदर जो अहम तरीन नुकता वो है कि स्टेट की रेट जो है वो बहाल होनी चाहिए, और अगर स्टेट की रेट बहाल नहीं होती तो इसका मतलब है ये इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की सोलिडेरिटी और इंटेग्रिटी को बड़ा शदीद खतरा रहा है मिलिटेंट से। और स्टेट की रेट क्या है कि जब एक चीज़ डिसाइड हो चुकी है, अगर ये ना भी हो, अगर ट्राइबल आपस में कोई मुआहदा ना भी करे, तब भी रोड रोकना स्टेट को अटैक करना है। रोड को बंद करना, किसी खित्ते के अंदर आमदोरफ्त को बंद करना, उसके ज़राए रसाइल को बंद करना, ये दरअसल जो है वो एक मुहासरे की कैफियत क्रिएट करना, ये स्टेट के खिलाफ एक्शन है। और स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके खिलाफ जो है वो अपना रोल प्ले करे और रस्तों को खुलवाए। ये मशरूत नहीं किया जा सकता कि ये मुआहदा हो और ये एग्रीमेंट हो, नहीं, ये रस्तों का हक बुनियादी हक है और इसको किसी भी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो वायलेट नहीं किया जा सकता। तीसरा ये है कि चूंकि इस सरजमीन पर अमेरिका के अहदाफ भी हैं और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के नाम पे, और इसी तरीके से इस रीजन के अंदर उन कंट्रीज़ के अहदाफ भी हैं कि जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि पारा चिनार जो है ना वो एक ऐसा इलाका है कि जहाँ से मुज़ाहमत के लिए और फ़लस्तीन के लिए बड़ी मजबूत आवाज़ बुलंद होती है। तो इसके ऊपर जो है वो प्रेशर, दरअसल मुज़ाहमत के ऊपर प्रेशर है, तो वो रीजनल कंट्रीज़ भी इसका एक पार्ट हैं। यहाँ एक जो मैंने कहा पहला कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तो उसमें भी एक एलिमेंट ये है कि अमेरिकन जिस इलाके के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट्स चाइना से रिलेटेड आगे बढ़ता है तो वहाँ अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। वो आप गवादर में देख लें, वो आप कराक्रम हाईवे के ऊपर देख लें, और इसी तरीके से जो एक ये हकला इंटरचेंज से जो एक रूट की बात है जो कैपिटल काबुल तक लिंक कर सकता है, तो उसका जो पोटेंशियल रूट है जो डॉक्यूमेंटेड है वो यही रूट है, और इस रूट को डिस्टर्ब करना ये अमेरिका के मफाद में है, और लिहाजा अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इस लिहाज से कि उनके मफादात आगे बढ़ रहे हैं ये है। और उनके जो एलाइज कंट्रीज हैं जो समझते हैं कि ये सरजमीन जो है वो मुज़ाहमत के लिए आवाज़ बुलंद करती है, सपोर्ट करती है, फ़लस्तीन की काज की बात करती है, और इसी तरीके से जमहूरी इस्लामी के लिए उनके यहाँ नर्म गोशा बहुत ज़्यादा हिमायत जो है वो पाई जाती है, तो वो भी अपनी जगह पर है। और फिर उसके बाद जो है वो एक अफगान पॉलिसी का मैटर भी यकीनी तौर पे इन्वॉल्व है, और साथ ही डोमेस्टिक जो तकफीरी ग्रोह हैं, जाहिर है कि उन्होंने दरअसल हाईजैक किया है, और यहाँ पर स्टेट को अपनी जो है ना रेट उसको एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पेश आती है। अगर ये नहीं करेगी तो यकीनी तौर पे ये समझा जाएगा कि इसका मतलब ये है कि फिर स्टेट और इनके दरमियान कोलैबोरेशन है, और अगर कोलैबोरेशन नहीं है तो फिर स्टेट अपनी कैपेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर रही। और जब मैं स्टेट कहता हूँ तो इससे मुराद दोनों हैं, ये हमारी प्रोविंशियल हुकूमत भी है और इससे हमारी मुराद वफाकी हुकूमत भी है। वो क्यों? देखिए, ये इलाका जो है ये 2018 से ये मेन स्ट्रीम हुआ है। ये पहले से फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया फाटा कहलाता रहा है, और ये फाटा रहा है, ये फेडरल डोमेन के अंदर रहा है। ये तीन तरफ से अफगानिस्तान में घिरा हुआ है, और ये तीन तरफ से ही यहाँ पर हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो बैठी हुई हैं अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए, और अगर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो फेडरेशन जिम्मेदार है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और वो उसका जो कंट्रोल है वो एक एक गली के अंदर उनके जवान जो है वो मौजूद है पारा चिनार के अंदर, तो उनका भरपूर स्टेक यहाँ इन्वॉल्व है, उनके बगैर यहाँ पे कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती है। और तीसरा ये है कि यहाँ पर FC और दीगर इदारे जो वो भी डायरेक्टली जो है फेडरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और वो भी बाकायदा तौर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रीजन के अंदर है। और फिर इसी तरह सूबाई हुकूमत के जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस पूरे एरिया के अंदर जो रेट है वो पुलिस की हो या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रोड को ओपन कराए, और वो भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना फेडरेशन जिम्मेदार है, जितना फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और चूंकि ये सेंसिटिव एरियाज हैं और इन एरियाज के अंदर अगरचे ये कानूनी तौर पर सूबे का हिस्सा है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ फेडरेशन का रोल अभी भी ज़्यादा है। जो जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते उन्हें चाहिए कि वो पारा चिनार में किसी से भी रब्ता करें तो वो ये बात बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में सूबाई हुकूमत
हुकूमत के पास किसी तरह की कोई लेजिटिमेसी नहीं रह जाती अगर वो इस खित्ते और इस रूट को जो है वो प्रोटेक्ट और सिक्योर नहीं कर सकती, और उनका हक हुकूमत खत्म हो जाता है अगर वो इस रूट की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो है वो इसको इंश्योर नहीं कर सकते। लिहाजा अगर वो नहीं कर सकते तो वो बताएं, अगर कोई हर्डल है तो वो बताएं, और अगर उनकी फेडरल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बात नहीं मान रही तो इसको खोल के बयान करें। बदकिस्मती से जो स्टेट ऑर्गन सूबे के अंदर बैरिस्टर सैफ जैसे लोग जो कैपेबल भी नहीं हैं और जो कंप्रोमाइज किस्म के लोग हैं, जब वो बैठ के बात करते हैं तो ये ऐसे समझा जाता है कि जैसे वो दहशतगर्दों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। अलबत्ता इसी तरीके से वजीर आला उसको जो रोल प्ले करना चाहिए था, अगर वो ये रोल प्ले नहीं कर रहा तो उसको वजारत आला का कोई हक हासिल नहीं है। लेकिन इन दोनों की बुनियादी जिम्मेदारी के साथ साथ या पूरे सूबे की हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी के साथ साथ हमें ये भी क्वेश्चन यकीनी तौर पर दरपेश है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने इस पर कोई एपेक्स कमेटी का फेडरल लेवल के ऊपर कोई इजलास बुलाया है क्या? उन्होंने बलूचिस्तान में ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी एपेक्स कमेटी के इजलास बुला के? यहाँ क्यों एपेक्स कमेटी के इजलास बुला के ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी जाती? क्यों जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों जो है वो यहाँ पर इनको खवारिज डिक्लेयर करके इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया? क्यों ये छोटा सा एरिया, जिस एरिया के अंदर जो है वो इस तरीके से कत्लेआम हो रहा है रोजाना की बुनियाद पे और स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर हो रहा है? ये भी अभी कार्रवाई तो प्रोटेक्शन के अंदर गया था जिसके ऊपर हमला हुआ है, लोगों के गले काटे गए वहशियाना तरीके से, जिस तरीके से वहां पर सलूक किया गया। आखिर किसी को पकड़ना है या ये मैसेज देना है कि स्टेट जो है वो यरगमाल बन चुकी है सूबे और मरकज की सतह के ऊपर दहशतगर्दों की, और वो दहशतगर्दों के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, और अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ी तो इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो बिलाखिर लोगों को कोई रास्ते निकालने पड़ेंगे। वो लाइफ है उनकी जो कंप्रोमाइज हो रही है, उनके पास गिजा नहीं है, खुराक नहीं है, दवा नहीं है, एनर्जी नहीं है, और उनके लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं, और ऐसे मुआसरे के अंदर जो है वो कोई भी नहीं रह सकता। और इस पे पूरे पाकिस्तान को खड़े होने की जरूरत है कि ये मसला शिया सुन्नी नहीं है, ये टेररिज्म का मसला है। और यहाँ मैं ये जरूर आईएसपी के इस बयान को कि जो उन्होंने बड़ा ही तबाहकुन बयान दिया, कहा कि नहीं ये ट्राइबल मसला है और यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है, मुझे खौफ आता है कि इस तरह के डुअल स्टैंडर्ड से दहशतगर्दों को कितना हौसला मिलेगा। और वो ये समझेंगे कि उन्होंने कानवाय को हिट करके 50 बंदे को एट द स्पॉट शहीद किया, बच्चों को उनकी माओ की गोदों में शहीद किया, और ये कहा जाएगा कि ये टेररिज्म नहीं है तो वो बच जाएंगे। लेकिन अगर 26 नवंबर को किसी ने इस्लामाबाद के अंदर पुरअमन एहतजाज का हक भी इस्तेमाल किया है तो वो टेररिस्ट है, उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जीरो टॉलरेंस होगी। यहां नहीं होगी। ये आईएसपीआर के स्टेटमेंट से दहशतगर्दों को बहुत हौसला मिला है कि हमारे बड़े से बड़े वहशियाना और टेररिज्म की कार्रवाई को जो है वो देखा जाएगा कि ये एक ट्राइबल वारफेयर है और ये कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और दहशतगर्दों को जो है वो स्टेट खवारिज के अंदाज से लेगी तो फिर उनके खिलाफ जो भरपूर ताकत का इस्तेमाल होगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये विद इन आवर्स इस पूरे एरिया को सिक्योर किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ मकामी लोगों को भी यरगमाल बनाया है और इन्होंने यहाँ इस इलाके को भी यरगमाल बनाया है। मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और रोड ओपन करना ये शिया और सुन्नी सब के लिए है, तमाम अवाम के लिए है, पूरे खित्ते के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। ये जो बच्चे वहां पर बिलक बिलक के मर गए, शहीद हो गए, 250 के करीब, ये सारे पाकिस्तान के बच्चे थे। इनका कोई मजहब मसलक का मैटर नहीं है। ये अगर वहां पर अहले तशय्यो के इलाके, अहले सुन्नत के इलाके सीज के शिकार है, वो सब हमारे इलाके हैं। पाराचनार के सीज को खोलना, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर क्रिएट करना, दहशतगर्दों को मैसेज देना, अगर स्टेट दोनों लेयर्स के ऊपर सूबाई और वफाकी ये नहीं कर सकती तो फिर इनको हक हुकूमत हासिल नहीं रहता है। और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है कि अगर लोगों को उनकी जान माल की हिफाजत और गारंटी जो है प्रोवाइड ना की जाए। और इसी तरीके से ईवान सदर से भी हमारा ये क्वेश्चन है कि ईवान सदर तो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, क्यों पहले भी पाराचनार की सीज रही है तो ईवान सदर में जो शख्सियत थी वो आज भी हैं, और जरदारी साहब इस पे खामोश क्यों हैं, इस पे बात क्यों नहीं करते? सूबाई हुकूमत के खिलाफ बात करें, वो बात करें कि इनकैपेबिलिटी के खिलाफ, वो स्टैंड ले, वो कहें कि ये काम कर सकते, ये नहीं कर रहा है, वो कहें कि फेडरेशन ये ऑफर करेगी, लेकिन कोई ऐसी ऑफर नजर नहीं आती, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, कोई ऐसे इमरजेंसी सेशन नजर नहीं आता, कोई ऐसा इजलास नजर नहीं आता, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नजर नहीं आती, ना ही वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से और ना ही इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से और ना ही ईवान सदर की तरफ से। क्या हम ये समझें कि सारे मिलकर इस वक्त इस खित्ते के आवाम को दीवार से लगाने और उनका इस्तेसाल करने का हिस्सा है? अगर नहीं
तो फौरी तौर पे ये रास्ता खोलना पड़ेगा, फौरी तौर पे लोगों को उनका हक देना पड़ेगा और फौरी तौर पर उन एग्रीमेंट्स के ऊपर भरपूर तरीके से अमल करना पड़ेगा और रिट ऑफ द स्टेट को बहाल करना पड़ेगा ताकि खित्ते में और इलाके में इस्तेहकाम आए और दहशतगर्दों को यहाँ से निकाला जा सके और उनके खिलाफ जो है वो आईनी और कानूनी भरपूर कार्रवाई हो और दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया जाए। यही हल है ये पाकिस्तान के लिए। अगर ये सिचुएशन ये प्रिवेल करती है तो इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा और ये पूरे पाकिस्तान के दीगर इलाकों तक फैल जाएगा। ज़रूरी है कि यहाँ पर रेट ऑफ द स्टेट बहाल करके रोड्स ओपन किए जाएं और लोगों को उनके बुनियादी हकूक तक रसाई जो है वो दी जाए।